Hello student. Today we will discuss about some special journal entries for special events and transactions. जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस और इवेंट से रिलेटेड एंट्रीज को समझाया था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर कुछ गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन है स्पेशल, उसकी चर्चा करेंगे और उसको समझने का कोशिश करेंगे। इसमें अब जैसे गुड्स के लिए हमने बताया था कि मुख्य रूप से 4-5 अकाउंट खोले जाते हैं फॉर परचेज, जैसे फॉर एग्जांपल परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट जिसको रिटर्न आउटवार्ड अकाउंट भी कहते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट, रिटर्न इनवार्ड अकाउंट भी कहते हैं, है ना। और एक होता है स्टॉक अकाउंट जो अनसोल्ड या अनयूटिलाइज्ड यानी अनयूटिलाइज्ड गुड्स एक पीरियड के एंड में बचा रहता है ना, उसको हम लोग स्टॉक अकाउंट कहते हैं, जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के रूप में भी पिछले वीडियो में समझाया जा चुका है। तो गुड्स से रिलेटेड जो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस हैं उसका एंट्री समझने के लिए याद रहे कि सेल्स अकाउंट किसके लिए मेंटेन होता है, फॉर गुड्स सोल्ड ओनली, यानी माल बेचेंगे उसके लिए सेल्स अकाउंट होगा। माल खरीदा हुआ माल वापस करेंगे तो रिटर्न अकाउंट में यानी परचेज रिटर्न अकाउंट होगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट कस्टमर के द्वारा जब माल लौटाया जाएगा, है ना। तो ये सब भी हम लोग देखते चलें। अभी सबसे पहला आप देखो, सपोज कीजिए फॉर गुड्स परचेज्ड, गुड्स आप परचेज करते हो, तो आप क्या एंट्री करते हो, फॉर ₹5,000, तो परचेज अकाउंट डेबिट, और टू कैश अकाउंट, अगर कैश परचेज है तो, और क्रेडिट परचेज है तो उस पर्सन का सप्लायर का नाम हो जाएगा टू राम्स अकाउंट, टू मोहन्स अकाउंट और टू क्रेडिटर्स अकाउंट। यानी फॉर गुड्स परचेज आपके लिए परचेज अकाउंट आपने डेबिट किया। अब सेल्स के अलावा गुड्स का किसी भी तरह का प्रयोग होता है, इस्तेमाल होता है या गुड्स लॉस्ट होता है, तो सभी का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हमने गुड्स रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में हमने समझाया हुआ है कि परचेज अकाउंट ही मेंटेन करते हैं। तब मेन एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट होता है आज के लिए कि आप जब गुड्स लाए तो परचेज अकाउंट में रखा, डेबिट किया, तो जब गुड्स यूज होगा तो स्वाभाविक रूप से परचेज अकाउंट ही क्रेडिट होगा। गुड्स किस तरह से यूज होगा, तो सेल्स के अलावा किसी भी प्रकार से। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ले लें, फर्स्ट में फॉर गुड्स withdrawn by the proprietor of business for his own या डोमेस्टिक यूज, यानी डोमेस्टिक घरेलू प्रयोग के लिए या पर्सनल यूज के लिए अगर गुड्स, व्यापार का गुड्स प्रोप्राइटर निकालता है तो यहाँ पे गुड्स इज गोइंग आउट फ्रॉम बिजनेस और प्रोप्राइटर इज द यूजर, प्रोप्राइटर इज द रिसीवर ऑफ गुड्स। तो प्रोप्राइटर ले रहा है व्यापार से, माल निकाल रहा है, तो पाने वाला कौन है, बेनिफिशियरी कौन है, प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर के नाम से याद होगा, दो अकाउंट मेंटेन करते हैं। अगर वो लगाता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल अकाउंट, और बिजनेस से विड्रॉ करता है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट, है ना। तो यहाँ पे बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है तो प्रोप्राइटर्स का ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, और टू क्या गया, गुड्स, तो यहाँ सेल्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, परचेजेज अकाउंट, क्योंकि जो गुड्स परचेज करके लाए थे उसी गुड्स में से न विड्रॉ किया, तो एंट्री क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्यों हुआ ड्रॉइंग्स अकाउंट, तो प्रोप्राइटर इज द रिसीवर, हेंस प्रोप्राइटर्स ड्रॉइंग्स अकाउंट। अगर ये पार्टनरशिप रहता तो ए ने निकाला
बी ने निकाला, सी ने, किसी पार्टनर ने निकाला, तो उसका नाम इसमें ऐड हो जाता, यानी एज ड्राइंग्स अकाउंट, बीज ड्राइंग्स अकाउंट, सीज, यानी रिसीवर को डेबिट करते हैं, आपने पढ़ा होगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। चाहे बेनिफिशियरी एंड बेनिफिट एस्पेक्ट्स आर डेबिट के तहत भी बेनिफिशियरी ए और बी और सी, तो ए और बी और सी जिसका भी नाम होगा उसके साथ ड्राइंग्स लग जाएगा, चूंकि पर्सनल यूज के लिए निकाला है ना, टू परचेज अकाउंट। अब ध्यान रखना है कि गुड्स के लिए कौन कौन से अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं, किस पर्पस के लिए। इसको हमने गुड्स रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट करके एक वीडियो डाला हुआ है, उसको कृपया वॉच करें, है ना। अब आप नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें, फॉर गुड्स गिवन एज चैरिटी, आपने दान में गुड्स दे दिया, फॉर गुड्स गिवन एज चैरिटी, दान में दे दिया, तो क्या हो जाएगा, चैरिटी में देने पर, तो फिर चैरिटी क्या है, दान देना क्या है, व्यापार के लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस के रूल के हिसाब से खर्च को हम लोग डेबिट करते हैं लूजिंग एस्पेक्ट, और बेनिफिट एस्पेक्ट से देखिएगा तो जितना भी एक्सपेंस है वह सब व्यापार के लिए बेनिफिट एस्पेक्ट इसलिए हो जाता है कि वह एक्सपेंस ओनर से वसूल करना, जैसे प्रॉफिट आप ओनर को पेबल होता है, तो लॉस या एक्सपेंस ओनर से रिकवरेबल होता है, तो व्यापार को जो रिसीवेबल है वही तो बेनिफिट एस्पेक्ट है। तो हम लोग चैरिटी को यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट, और टू गुड्स, कैश नहीं, टू परचेज अकाउंट, दान में हमने क्या दिया है, गुड्स दिया है, तो टू परचेजेज अकाउंट, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी, वही नरेशन लिख देना है ना, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। थर्ड, फॉर गुड्स distributed as free sample, नमूने के तौर पर। याद होगा, आप लोग देखते होंगे कि टीचर्स लोग को अक्सर, हाँ, जो पब्लिकेशन वाले एजेंट आते हैं वह सब स्पेसिमेन कॉपी के रूप में किताब बांटते हैं ना, तो वह गुड्स है उनके लिए, उस पब्लिकेशन हाउस के लिए, तो पब्लिशिंग हाउस के लिए वह गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पस, यानी फ्री में दिया जा रहा है कि आप इस गुड्स को देखें, अच्छा लगे तो आप बच्चों को रिकमेंड करें कि बच्चे इसी किताब से पढ़ो, इसका मतलब वो एडवर्टीजमेंट पर्पस से दे रहे हैं। तो गुड्स जो उन्होंने बांटा उनका एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हो गया एक प्रकार से, गुड्स को तो बनाने में, मैन्युफैक्चर प्रिंटिंग करने में, बाइंडिंग करने में कॉस्टिंग आया होगा, तो उनका यह एक्सपेंस जो है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कहलाता है। तो आप इसको या तो फ्री सैंपल करके भी डेबिट कर सकते हो या एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस करके भी डेबिट कर सकते हो। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, या आप क्या लिख सकते हो, फ्री सैंपल भी, क्योंकि बाद में वो एडवर्टीजमेंट ही कहलाता है। फ्री सैंपल अकाउंट जो भी करें आप डेबिट करें, और टू क्या हो जाएगा, परचेजेज अकाउंट, बीइंग गुड्स distributed as free sample। अब नेक्स्ट आइटम देखें, फॉर गुड्स यूज्ड फॉर ऑफिस पर्पसेस। कभी कभार ऐसा होता है कि ऑफिस पर्पस के लिए आप गुड्स खरीदते हो,
नहीं, आप गुड्स खरीदते हो बेचने के लिए और वो जो है ऑफिशियल यूज में आ जा भी कर लेते हैं। जैसे स्टेशनरी का दुकानदार है, बड़ा सा होलसेलर, पूरे समझिए पूरे नॉर्थ साउथ दोनों सब चारों ओर ट्रांसफर होलसेल का या डीलरशिप का काम कर रहा है, तो पूरे सप्लायर है एक पार्ट ऑफ बिहार में। तो जरा सोचिए, उसका तो बड़ा कारोबारी होगा, लेकिन उस बड़ा कारोबारी का भी एक अपना ऑफिस होगा। उस ऑफिस में हिसाब किताब रखने के लिए भी तो स्टेशनरी आइटम यूज होता होगा, कंज्यूम करता होगा। तो फॉर गुड्स यूज फॉर ऑफिस यूज या कंज्यूम्ड फॉर ऑफिस यूज या टेकन एज ऑफिस यूज या ऑफिस पर्पस आप कह सकते हो। फॉर गुड्स यूज फॉर ऑफिस पर्पस, तो ऑफिस का यह एक्सपेंस होता है। स्टेशनरी आइटम क्या होता है? ऑफिस एक्सपेंस होता है। तो इसको आप लोग लिख सकते हो ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। जो गुड्स आपने इमीडिएट सेलिंग पर्पस के लिए लाया था, तुरंत बेचने के लिए, कस्टमर्स को बेचने के लिए लाया था, उस गुड्स का यूज आपने अपने ऑफिस के लिए कर लिया, तो टू परचेज अकाउंट हो जाएगा। गुड्स जा रहा है यूज में, सेल में तो हो नहीं रहा है यूज, टू परचेजेज अकाउंट। इसी प्रकार से अब देखें, फॉर गुड्स लॉस्ट बाय, किसी भी कारण से गुड्स लॉस्ट होता है, तो लॉस्ट बाय फायर हो सकता है, लॉस्ट बाय थेफ्ट हो सकता है, लॉस्ट बाय एक्सीडेंट हो सकता है, यानी etc किसी भी कारण से गुड्स लॉस्ट हुआ, नष्ट हुआ, तो भी परचेज अकाउंट ही रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे आपने डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज पढ़ा होगा, तो लॉस बाय थेफ्ट हो या लॉस बाय फायर हो या लॉस बाय एक्सीडेंट हो, तो गुड्स लॉस्ट, तो लॉस को हमेशा क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, बिकॉज इट इज टू बी रिकवर फ्रॉम प्रोप्राइटर। तो फॉर द बिजनेस गुड्स लॉस्ट इज बेनिफिट एस्पेक्ट, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज किसी भी तरह से आप समझ सकते हैं। तो लॉस बाय फायर एंड डॉट डॉट लिख देते हैं डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। हाँ, अब इसमें केस है कि जो गुड्स लॉस्ट हुआ फायर में, सपोज कीजिए 10,000 का गुड्स आग लग जाने की वजह से गोडाउन में जल गया या राख हो गया या डैमेज हो गया। अब आप इंश्योर्ड गुड्स था या अनइंश्योर्ड था, अगर वो बीमित था यानी उसका इंश्योरेंस कराया जा चुका था, तब तो उसकी रिकवरी होगी। कहाँ से? इंश्योरेंस से। तो इंश्योरेंस से रिकवरी होने पर क्या एंट्री करेंगे, कैसे करेंगे, इस चीज को हम लोग देखेंगे। अगर इंश्योर्ड है तब, अगर अनइंश्योर्ड है तो हो गया लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, है ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसमें ABCD कर लें, इसको A कर लेते हैं, है ना। अब बी में फॉर इंश्योरेंस क्लेम मेड फॉर द गुड्स लॉस्ट बाय डॉट डॉट डॉट, बाय फायर हो, बाय एक्सीडेंट हो, जिस किसी भी कारण से। तो यहाँ पे हम लोग ये जो लॉस हुआ उसको वहन कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। इसीलिए फॉर इंश्योरेंस क्लेम मेड फॉर द गुड्स लॉस्ट बाय फायर एक्सीडेंट एटसेट्रा। तो इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा ये लॉस को। तो ट्रांसफर का मतलब जो जहां है वहां से हटा दें। तो जर्नल में दो ही प्लेस है किसी भी अकाउंट का, वो डेबिट और क्रेडिट। तो लॉस बाय फायर अबव एंट्री में आप देख सकते हो, यहाँ पे लॉस बाय फायर क्या है? डेबिट है। तो डेबिट से क्या हो जाएगा? जब ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। तो लॉस बाय फायर क्रेडिट होगा, और डेबिट कौन हो जाएगा? जिसके यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ट्रांसफर इंश्योरेंस कंपनी को कर रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी, या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट भी लिख सकते हैं। इंश्योरेंस क्लेम अथवा कंपनी, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी अकाउंट डेबिट
टू लॉस बाय फायर अकाउंट या थेफ्ट अकाउंट या एक्सीडेंट अकाउंट, जिस कारण से हो। तो सपोज करेंगे हम लोग, एग्जांपल बाद में इसमें लेके समझ लेंगे, अभी आप सीधा एंट्री सिंपल समझें। तो लॉस का जब क्लेम हम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी उसको एडमिट कर लेती है, तो इसमें ध्यान में रखना है कि हो सकता है हमने तो पूरा का पूरा लॉस का क्लेम कर दिया, तो क्लेम करने का एंट्री हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनी का जो सर्वेयर है वो आएंगे, ऑफिशियल अधिकारी हैं, तो वो आएंगे और आपके डैमेज का मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं कि एक्चुअल लॉस कितना हुआ पार्टी का। तो उनके नज़र में अगर लॉस जितना आप क्लेम कर रहे हो वो 100% करेक्ट मान्य होता है, तो वो उतना का सर्टिफिकेशन आपको कर देंगे, आप पेमेंट उठा लो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करके। और दूसरा है कि हो सकता है उससे कम के लिए आपको एडमिट करें क्लेम। तो यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम जब हम रिसीव करते हैं उससे, तो फॉर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, सपोज कीजिए आपका लॉस 10,000 का था, क्या कहते हैं, इंश्योरेंस एक्सेप्टेंस हो गया, एडमिट हो गया क्लेम आपका, है ना। तो 10,000 पूरा का पूरा आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप का 8,000 का लॉस ही मान्य हुआ, सर्वेयर के द्वारा एडमिट किया गया, तो 2,000 नहीं मिलेगा, तो वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर, एक्चुअल लॉस कंपनी का माना जाता है। तो यहाँ पे जितना इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल गया वो बैंक अकाउंट आप डेबिट कर लो। वो दो जगह में से कहीं एंट्री कर सकते हैं उसका, टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, हमने एक साथ एंट्री बता दिया है, टू क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। क्लेम जितना किए थे उसका कितना परसेंट मिला ये सवाल में दिया रहता है। अब हम लोग इस चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पर लेकर के देखें। सपोज कीजिए गुड्स लॉस्ट बाय फायर जो था वह कितना था, ₹10,000 का, है ना। गुड्स लॉस्ट बाय, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 लॉस्ट बाय फायर, तो यहाँ पे एंट्री लॉस का कितना होगा, 10,000 का हो जाएगा। ओके, अब आप इंश्योरेंस क्लेम किए हो, कितने का लॉस, जितना लॉस हुआ उतना का क्लेम करेंगे। ओके, तो 10,000 हम यहाँ भी डेबिट कर दिए इंश्योरेंस कंपनी को और क्रेडिट हो गया लॉस बाय फायर अकाउंट। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी उसका सेटलमेंट जब अकाउंट का की उस लॉस के, उस क्लेम का, तो 80% ही क्लेम एडमिट किया उसके सर्वेयर ने, उतना ही सर्टिफाई किया कि इनका 2,000 रुपये का स्क्रैप बचा हुआ है जो बेच के रिकवर हो सकता है, अतः 10,000 में तो 8,000 के क्लेम को पेड किया जाए। तो वो जब ऑर्डर हो जाता है तो उसका पेमेंट आपका 8,000 हुआ, तो कैश कितना आएगा, चेक कितने का मिलेगा, ड्राफ्ट कितने का मिलेगा, तो 8,000 का। क्योंकि यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए किया गया, ये कैश इन हैंड नहीं मिलता, जब भी मिलता है तो चेक में मिलता है या नेफ्ट किया जाता है आपके अकाउंट में, इसीलिए बैंक में सीधा पैसा चला जाता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और प्रॉफिट लॉस, चूंकि आपका 2,000 जो रिकवर नहीं हो सका इंश्योरेंस कंपनी से, वो 2,000 आपका एक्चुअल लॉस हुआ, अतः प्रॉफिट लॉस खाते में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसको शॉर्ट में पीएल अकाउंट कहते हैं। तो 2,000 चला गया एक्चुअल लॉस खाते में, और 2 तो आप लिखे हो ही इंश्योरेंस कंपनी में या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट में 10,000 हो जाएगा। तो आप गौर करें यहाँ पे ऊपर वाले में एंट्री में, यहाँ कितने से ही डेबिट है, 10,000 से इंश्योरेंस कंपनी, तो यहाँ क्रेडिट भी कितना से है, 10,000 से है। लॉस बाय फायर को आप गौर करें, ऊपर में डेबिट कितने से है, 10,000 से है, तो यहाँ लॉस बाय फायर क्रेडिट भी है, कितने से, 10,000 से है। आप इसी प्रकार से लॉस बाय फायर अकाउंट भी क्लोज कर दिए, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट भी क्लोज कर दिए, और परचेज क्रेडिट हो गया, यानी परचेज में उतना की कमी आ जाएगी 10,000 का, अब बदले में 8,000 इंश्योरेंस से कैश मिला, 2,000 एक्चुअल लॉस हुआ। यही फाइनल निचोड़ इसका निकला, है ना। ओके, तो आपने गुड्स रिलेटेड अकाउंट देखा, अभी लास्ट गुड्स रिलेटेड अकाउंट जो हम लोग स्टॉक कहते हैं उसका एंट्री हम लोग सीखें।
एक पांचवा होता है फिफ्थ, जिसका एंट्री उसको क्लोजिंग एंट्री में तो फॉर अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड है अनसोल्ड गुड्स या अनयूटिलाइज्ड, जो यूज नहीं किया जा सका गुड्स, जो वर्ष के पीरियड के अंत में बच जाता है, इसके लिए हम लोग एंट्री करते हैं। अभी आप तत्काल समझ लें, जो गुड्स खरीदे, सपोज कीजिए पूरे पीरियड में 1 लाख का गुड्स परचेजिंग हुआ, उसमें से 70,000 का गुड्स सेल कर दिए और 20,000 का गुड्स तरह तरह से यूज़ हुआ, जो अभी हमने ऊपर में एंट्रीज बताए हैं उससे संबंधित। जैसे फ्री सैंपल में कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कुछ जो है सो पर्सनल यूज में चला गया, कुछ ऑफिस यूज में चला गया, कुछ आग से नष्ट हो गया, ये सब तरह से यूज हो गया। और रिमेनिंग 10,000 अनयूसोल्ड और अनयूटिलाइज्ड उस अकाउंटिंग पीरियड में बचा हुआ है अंत में, तो उस अनसोल्ड गुड्स को उसको लोग क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो उसको हम परचेज अकाउंट से कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? स्टॉक अकाउंट में, तो एंट्री हो जाता है। तो परचेज, जब गुड्स परचेज करते हो तो आपने क्या एंट्री किया था? परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज कैश अकाउंट या टू राम्स मोहन्स जिसने सप्लाई किया। तो परचेज अकाउंट को मेरा कहने का मतलब है, जब गुड्स आता है तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, जब गुड्स जाएगा यानी ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो क्रेडिट हो जाएगा। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, इसी को क्लोजिंग लगा देते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट हो जाता है। टू परचेजेज अकाउंट, यानी स्टॉक में इसको ट्रांसफर कर दिया गया है ना। नरेशन होगा बीइंग ट्रांसफर ऑफ अनसोल्ड गुड्स टू स्टॉक अकाउंट at the end of accounting पीरियड, यानी लेखा पीरियड के अंत में हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। ये सवाल है कि अगर क्लोजिंग डेट है 31 मार्च है, 31 दिसंबर है, यानी कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है। कैलेंडर ईयर होगा तो 31 दिसंबर को क्लोज करेंगे और फाइनेंशियल ईयर है तो 31 मार्च को। तो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन हमने समझाया कॉन्सेप्ट कि गुड्स से रिलेटेड 5 ट्रांजैक्शंस हुए, 5 प्रकार के इवेंट्स हुए, जिसमें आपने देखा सबसे पहला गुड्स परचेज किए, वो तो आप जान ही रहे हो, उससे मतलब नहीं है। नया जो गुड्स के यूज से संबंधित है, पहला था गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, फॉर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एडवर्टाइजिंग अकाउंट डेबिट एक्सपेंसेज या एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेज या एडवर्टाइजिंग अकाउंट डेबिट या एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, कंफ्यूज ना हो इसमें, डेबिट टू फ्री सैंपल या फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और फिर था गुड्स यूज्ड फॉर ऑफिस पर्पस, यानी जो गुड्स परचेज किए ऑफिस, तो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। फिर गुड्स लॉस्ट बाय एनी एक्सीडेंटल इंसिडेंट, जैसे आप चोरी चला हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या फायर लग जाए, इस सब की वजह से नष्ट होता है और गुड्स इंश्योर्ड होता है, तो क्या ट्रीटमेंट करते हैं? तो ए में हो गया गुड्स लॉस्ट बाय फायर, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, इंश्योरेंस क्लेम में उसको ट्रांसफ़र कर दिए, लॉस को इंश्योरेंस कंपनी के मथे मर दिए। अब इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम्स एडमिट करते हुए पेमेंट किया तो उसका एंट्री किए। हो सकता है 100% 10,000 का 10,000 एक्सेप्ट होता तो पीएल अकाउंट डेबिट नहीं होता। यहाँ ध्यान में रखना है, जब लेस देन द क्लेम अमाउंट एक्सेप्टेंस होता है, पेमेंट मिलता है, एडमिट होता है क्लेम, तो पीएल अकाउंट डेबिट होता है। एक्स्ट्रा होने का तो सवाल ही नहीं है, जितना का आप क्लेम किए उससे ज़्यादा मिलेगा नहीं, उससे कम मिलेगा तो पीएल अकाउंट डेबिट होगा, उतना ही मिलेगा तो पीएल अकाउंट डेबिट नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट में हम लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शन का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंट्री। ओके, थैंक यू।